अब जब हम टाइम और स्पेस की बात करते हैं तो इन दोनों में जैसे मैंने जिक्र किया था कि टाइम कितना लेगा कोई एल्गोरिथम, इसको देखने के लिए हम कहते हैं ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं, और एक एल्गोरिथम स्पेस कितनी लेगा इसके लिए हम उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं। ये दोनों चीज़ों में स्पेस पे अब बहुत थोड़ा काम होता है। उसकी रीज़न ये है कि अब हमारे पास स्पेस का इशू इतना रहा नहीं है। पहले ऐसा होता था, अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूं, तो उस वक़्त क्या था, मेमोरीज़ भी बहुत ज़्यादा महँगी होती थी। तो उस वक़्त जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती थी एल्गोरिदम की, कि अगर हम इस एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे तो ये कितनी मेमोरी को जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ है कि स्पीड जैसे-जैसे कंप्यूटर्स की तेज़ होती गई है, तो साथ-साथ मेमोरी की प्राइसेज़ भी बहुत लो होती गई हैं। पहले एक दौर में हम हज़ारों रुपए खर्च के कुछ केबीज़ की जो है वो मेमोरी बाय किया करते थे। लेकिन अब हम चंद 100 रुपए खर्च करके इनके सैकड़ों में जो है वो टेराबाइट और गीगाबाइट की जो है वो मेमोरी जो है वो परचेज कर लेते हैं। तो इसलिए अब स्पेस जो है वो ऐसा कोई बड़ा इशू रहा नहीं है हमारे लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा इशू जो है वो अब हमारे पास आता है। कि अगर हम अपनी स्पीड की बात करें तो 3G 4G और 5G पे हम जा रहे हैं, तो उसकी रीज़न एक्चुअली क्या है, स्पीड ही है। इसी तरीके से हम कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो आए दिन जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो उसकी स्पीड पे काम कर रही है, कि पहले जो कंप्यूटर है वो इतनी स्पीड पे चलते हैं और अब जो है वो इतनी स्पीड पे चलते हैं। तो वो टाइम जो है वो वक्त के गुजरने के साथ साथ ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया। इसीलिए जब हम एल्गोरिथम एनालिसिस की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम टाइम पे फोकस कर रहे होते हैं, स्पेस पे फोकस नहीं कर रहे होते। अगर वो मेमोरी ज़्यादा ले भी रहा है एल्गोरिथम, तो भी हम उसे कहते हैं कि टाइम थोड़ा यूज़ कर रहा है तो खैर है, कोई बात नहीं है, क्योंकि स्पेस बाय करना अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन अगर मैं इन दोनों की ट्रेड ऑफ की बात करूं तो इन दोनों में ट्रेड ऑफ हमेशा मौजूद होता है। ट्रेड ऑफ से मतलब क्या है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास टाइम जो है वो टाइम जो है हमारा एल्गोरिथम जो है वो कम यूज़ करे, तो वो स्पेस ज़्यादा यूज़ कर रहा होगा। और जब अगर वो टाइम ज़्यादा यूज़ करेगा तो वो स्पेस कम यूज़ कर रहा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के उलट चलते हैं। इन दोनों के दरमियान जो है वो एक उल्टा रिलेशन जो है वो मौजूद होता है, कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ जो है वो कम हो जाएगी। इसको समझने के लिए आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे रफ्तार का और टाइम का आपस में अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाना है, और हम जितनी तेज़ी से सफ़र करेंगे उतना टाइम कम यूज़ होगा। तो स्पीड में और टाइम में अपोजिट रिलेशन जो है वो मौजूद होता है। इसके लिए एक बड़ी टेक्निकल टर्म भी यूज़ की जाती है, मेरे जेहन से अभी वो नाम नहीं आ रहा। तो इनवर्स कुछ इस तरह के इनवर्स रिलेशन जो है वो उनके दरमियान में मौजूद होता है। अगर हम चाहते हैं कि टाइम जो है वो कम यूज़ हो तो स्पीड हमें ज़्यादा करना पड़ेगी, और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो स्पेस और टाइम एल्गोरिथम एनालिसिस में अगर हम बात करें तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटी में भी इनवर्स रिलेशन होता है। हमारे वो एल्गोरिदम जो कि टाइम कम यूज़ करते हैं वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, और वो एल्गोरिदम जो कि टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो स्पेस जो है वो कम जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान जो है वो एक ट्रेड ऑफ मौजूद है। अब अगर हम इसके बाद जो अगली बात करते हैं वो है केसेस की। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के केसेस जो हैं वो मौजूद हैं। केस क्या होता है, और हर एल्गोरिदम को हम जब भी बात करते हैं किसी भी एल्गोरिदम की, तो उस एल्गोरिदम को जज करने के लिए हम उसके जो केसेस हैं उसको ज़रूर देखते हैं। तो 3 तरह के केसेस हमारे पास मौजूद होते हैं एल्गोरिदम एनालिसिस की जब बात करते हैं। केस से मतलब सिनेरियो आप समझ लें। इसको समझाने से पहले मैं कुछ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, और मैं एक बच्चे को ढूंढना चाह रहा हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट ए जो है या स्टूडेंट असलम जो है वो इस वक्त मौजूद है हमारे पास कि नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या अप्रोच यूज़ करता हूँ कि मैं हर एक स्टूडेंट से ना इंडिविजुअली पूछता हूँ। मैंने पहले वाले बच्चे से पूछा कि आप असलम हो, फिर दूसरे वाले से पूछा, फिर तीसरे वाले से पूछा, फिर चौथे वाले से पूछा। तो मैं इस अप्रोच पे जो है वो जा रहा हूँ। अब इसमें केस कैसे जो है वो आते हैं, सपोज मैंने पहले बच्चे से पूछा और वो पहला बच्चा ही कहता कि जी मैं असलम हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ये मेरा बेस्ट केस हो गया
कि मुझे मेरा डाटा जो है, जो मेरा मतलूबा डाटा था, वो मुझे फौरन ही मिल गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारा बेस्ट केस है। लेकिन सिनेरियो कुछ इस तरह का बन गया कि मैं हर एक बच्चे से पूछता जा रहा हूँ कि जी आपका नाम असलम है, आपका नाम असलम है। तो जो सबसे आखिरी स्टूडेंट था उसने कहा जी कि मैं असलम हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ा, हर एक डाटे में से गुजरना पड़ा, अपने सारे एलिमेंट्स को चेक करना पड़ा इंडिविजुअली बेसिस पे, और मुझे आखिर में जाके पता चला कि मेरे पास जो सबसे आखिरी एलिमेंट है वो असलम है। या मैं कहता हूँ असलम आज छुट्टी पे था, असलम क्लास में था ही नहीं। तो जब मैं आपके सारे एलिमेंट्स मैंने चेक कर लिए, तो फिर मुझे पता चला कि असलम क्लास में नहीं है। तो ये जो केस बनता है इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास वर्स्ट केस है। वर्स्ट का मतलब होता है बुरा, ठीक है। तो ये बैड, वर्स्ट, वर्स्ट इसकी डिग्री है। तो वर्स्ट का मतलब होता है इंतहाई बुरा। तो ये वाला जो केस होगा उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास वर्स्ट केस है। और अगर कहीं असलम दरमियान में कहीं बैठा होता है अपने स्टूडेंट्स के और वो मुझे मिल जाता है, तो फिर उसे हम कहेंगे वो हमारा एवरेज केस है। तो हम किसी भी एल्गोरिदम को जिस सिनेरियो में वो उस वक्त यूज होता है, तो उसको तीन केसेस में हम लोग डिवाइड करते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। अब जब हम लोगों ने केसेस पढ़ लिए, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि एक ही एल्गोरिदम की जो टाइम है उसके एग्जीक्यूशन का, वो केस टू केस वेरी कर सकता है। लेकिन जैसे हमने हमें सर्च की बात कर रहे थे, तो बेस्ट केस में वो थोड़ा टाइम लेगा, वर्स्ट केस में वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, और एवरेज केस में वो कोई दरमियाना सा टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा। जैसे अगर हमने कहा जी कि हमारे पास एक अरे है और अरे हमने कहा जी 100 एलिमेंट की है, तो उसके पहली एलिमेंट पे ही हमें हमारा मतलूबा डाटा मिल गया, तो ऑब्वियसली एल्गोरिथम को चलने के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा ना। तो अब उस सूरत में उसका टाइम थोड़ा जो है वो एल्गोरिथम ने कंज्यूम किया डाटे को सर्च करने के लिए। लेकिन अगर वही एलिमेंट जो है वो आखिर में कहीं पड़ा होता तो वो ज़्यादा टाइम यूज़ करता। तो इसलिए ये केस टू केस आपके एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वेरी करती है। कि टाइम जो एल्गोरिथम यूज़ करेगा वो केस टू केस वेरी करेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बेस्ट केस में आई है वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उसकी वर्स्ट केस में भी आए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सिम्पोटिक नोटेशन क्या होती है। अच्छा, इसमें ए साइलेंट है, तो इसको हम सिम्पोटिक जो है वो नोटेशंस कहते हैं, या सिम्पोटिक एनालिसिस भी कहते हैं। अब ये बेसिकली क्या है, देखें हमने अभी शुरू में बात कर रहे थे कि हम जो आम रियल लाइफ में जब बात करते हैं किसी वक्त को नापने के लिए, तो उसके लिए सेकंड्स का या मिनट्स का, घंटों का जो वो सहारा लेते हैं। कि हम कहते हैं कि ये अगर प्रोग्राम चलेगा तो ये 4 मिनट चलेगा, अगर हम एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो जी उसके लिए हमें 1 घंटा लगेगा। तो अमूमी तौर पर टाइम के लिए हम इन्हीं यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो सेकंड्स हो सकता है, वो मिनट्स हो सकता है, वो आवर्स हो सकता है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे कि इस तरीके से हम एल्गोरिथम के एनालिसिस नहीं कर सकते, उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास हार्डवेयर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसकी स्पीड बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत तेज़ी से जो है वो तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से हम जो है वो इन यूनिट्स की बिहाफ पे जो है वो एनालिसिस नहीं कर सकते। कि अगर आज हम कहते हैं कि जी कोर i7 जनरेशन 2 जो है या जनरेशन 3 है वो 5 मिनट लेता है 1000 एलिमेंट के अरे को मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही मेरे पास कोर i7 की बजाय कोई और लैपटॉप आएगा, तो मेरे पास ये वाला टाइम तो चेंज हो जाएगा ना। तो इसलिए हमने कहा कि हम हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होंगे। हम लोगों ने एक फर्जी मशीन का नाम बनाया। हमने कहा जी एक फर्जी मशीन है जिसका नाम रैम है, और हम जो भी अपना प्रोग्राम चलाएंगे उसके ऊपर चलाएंगे। अब चूंकि हम फर्जी मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम जो आम यूनिट हम थे टाइम के वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे। तो हम फिर कौन से यूनिट इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, वो हम सिम्पोटिक नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। सिम्पोटिक नोटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें अमूमी तौर पर हम जब एनालिसिस करते हैं तो तीन तरह की नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है बिग ओ, एक का नाम है सिग्मा, और एक का नाम है थीटा।
तो ये 3 तरह के नोटेशंस जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बिग ओ, उसके बाद जी बिग ओ, और अच्छा यहाँ पे ज़्यादा बिग ओ का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको तो ये बिग ओ क्या चीज़ है? जनाब बताता हूँ। ये इस वक्त आपके सामने ये हैं जी, ये तीनों नोटेशंस। इसको हम कहते हैं, ये जो सिंबल है ये जो कि काफ़ी ओ लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ये बिग ओ है। इसको हम कहते हैं कि ये सिग्मा है, और ये वाला जो सिंबल है इसको हम कहते हैं ये थीटा है। अब ये बिग ओ क्या है, सिग्मा क्या है, थीटा क्या है, ये आज हम अभी जो है वो थोड़ी देर में पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसको लिखा कैसे जाता है। इसको लिखने का तरीका कुछ ये वाला है जी, जो इस वक्त आपके सामने हाईलाइटेड फॉर्म में आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टी ऑफ एन। टी ऑफ एन का मतलब क्या है कि हमारे पास कहते हैं कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? एन है। अब वो एन से मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं हमारे पास एलिमेंट थे 100 और अरे में, और हमने उसको सॉर्ट करना है, तो इसका मतलब इस एन का मतलब 100 है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास जो है वो 500 एलिमेंट्स है, तो इस एन का मतलब क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। टी से मतलब क्या है? टाइम। तो 100 एलिमेंट्स पे टाइम क्या लगेगा, ये मतलब बनता है इतने पोर्शन का। ठीक है जी, तो इतने पोर्शन का मतलब क्या बनता है कि n नंबर्स ऑफ एलिमेंट पे कितना टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। ठीक है, और वो ये चीज किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है? इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब ये क्या लिखा हुआ है हम उसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे जो इनर पोर्शन है इसे हम कहते हैं एफ ऑफ एन। एफ ऑफ एन से मतलब क्या है? एन का मतलब तो वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और एफ से मतलब आपका फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है? अगर आप मर्ज सॉर्ट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब एफ का मतलब है आपका मर्ज सॉर्ट है। आप इंसर्शन सॉर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो एफ से मतलब आपका इंसर्शन सॉर्ट है। आप जो है वो बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं तो मतलब एफ से मतलब आपका बाइनरी सर्च है। तो एफ से मतलब आपका वो वाला फंक्शन है, और वो फंक्शन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे काम कर रहा है वो आपको एन बता रहा है। अब ये जो वैल्यू आती है उसको फिर हम देखते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो बिग ओ की वैल्यू आई है। अब ये बिग ओ का मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज के जो है वो 3 हिस्से बना लेते हैं। मैं इसको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रा करता हूँ। हम कहते हैं ये हमारी एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का जो मैक्सिमम टाइम यूज होगा वो ये वाला टाइम यूज होगा। कि हम कहते हैं कि ये हमारी कोई अरे है या जो भी हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है। हम कहते हैं उस प्रॉब्लम का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, हम कहते हैं कि इससे ज्यादा टाइम तो ये ले ही नहीं सकता, तो वो क्या हो जाएगा? वो बिग ओ कंसिडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि आपका पेपर है, और पेपर में हम कहते हैं कि 100 नंबर का पेपर है, तो इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम भी जो नंबर लेगा वो कितने लेगा? वो 100 लेगा। वो 100 से ज्यादा नंबर ले ही नहीं सकता। तो उस पेपर का बिग ओ क्या बनता है? 100 बनता है। कि आप सबसे जो आप कहते हैं मैक्सिमम सूरत हाल जो हो सकती है, उस मैक्सिमम सूरत हाल को हम लोग क्या कहते हैं? बिग ओ कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि यार मिनिमम नंबर वो क्या लेता है, अगर आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं आपस में दोस्त अक्सर बात भी कर रहे होते हैं कि यार मैंने तैयारी की हुई है, तैयारी तो बस जैसी भी है, लेकिन ये मुझे पता है कम से कम 50 नंबर तो मैंने ले ही लेना है। अब वो 50 नंबर बेसिकली क्या कह रहा है? वो आपके मिनिमम पोर्शन को बयान कर रहा है कि इससे नीचे नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि 50 से ऊपर आ जाए, वो 60 आ जाए, वो 70 आ जाए, वो कोई और हो सकते हैं, लेकिन 50 से नीचे नहीं हो सकते। अब वो जो मिनिमम अपना थ्रेशोल्ड आपको बता रहा है, वो बेसिकली आपको क्या बता रहा है? वो आपको सिग्मा बता रहा है। ठीक है, सिग्मा का सिंबल हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है यहाँ पर, ये सिग्मा। ठीक है, और बिग ओ और सिग्मा के जो दरमियान वाली वैल्यू होती है ना, को जो दरमियानी सूरत हाल होती है, उसे हम कहते हैं कि वो थीटा है। ये थीटा होता है। ठीक है, अब मैं इसी बात को समझाने के लिए एक और एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हैं कि ठीक है जी, हम लोग यहाँ तक, बल्कि पहले कोई आपका सवाल है तो आप पूछ लें, फिर मैं आपको मजीद आगे बताता हूँ।
तो इसकी दूसरी एग्जांपल मैं बताना यूँ चाह रहा था कि जब भी आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप कहते हैं जो मैक्सिमम उसकी सूरत हाल हो सकती है, वो क्या हो सकती है, उसको आप लिखने के लिए बिग ओ की नोटेशन इस्तेमाल करेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब जब हम बिग ओ की नोटेशन इस्तेमाल कर लें तो मतलब है कि उससे नीचे वैल्यू हो सकती है। जैसे अगर हमने ये कहा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जी एक स्टूडेंट है वो मैक्सिमम कितने नंबर ले सकता है, वो 100 ले सकता है, तो इसका मतलब बिग ओ उसका क्या 100 है। हाँ, अब ये तो मुमकिन है ना कि वो इससे कम नंबर ले ही सकता है, ठीक है। वो जो है वो हम कहते हैं कि 80 नंबर ले लिए उसने, 90 ले लिए, लेकिन वो बिग ओ से ऊपर नहीं जाएगा। तो बिग ओ हम क्या करते हैं, उसका मैक्सिमम लेवल जो है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, उसको बयान करने के लिए नोटेशन जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं वो बिग ओ नोटेशन है। और इसी तरीके से जो सबसे लोअर बाउंड है, सबसे आखिरी वाला जो बाउंड है, उसको अगर बयान करना हो सिम्प्लिस्टिक नोटेशन में, तो उसके लिए जो नोटेशन इस्तेमाल की जाती है उसे हम कहते हैं वो सिग्मा। और दरमियानी वाली सूरत हाल को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग कहते हैं कि वो थीटा है। इसी चीज़ को समझने के लिए अब हमारे पास कुछ ग्राफ्स भी हैं, हम उन ग्राफ्स को देखते हैं। ये कुछ ग्राफ्स हैं जिस वक्त आपके सामने, अगर आप इसको देखें तो जो सबसे पहले वाला ग्राफ है, अब मैं इसकी पहले बात करता हूँ। ये ग्राफ क्या है, ये हमारे पास है जी बिग ओ का। बिग ओ में हम लोग क्या कहते हैं कि एक खास लेवल आएगा, उस खास लेवल के बाद आपके फंक्शन की जो वैल्यू है, जो वो हमेशा बड़ी होगी आपके एफ ऑफ एन से, ठीक है। एफ ऑफ एन क्या है, ये आपका वो फंक्शन है जिसको आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, और ये क्या है, वो कांस्टेंट है जिसकी मदद से आप लोग जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, जी ऑफ एन। तो जी ऑफ एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बड़ी ही होगी। किससे बड़ी होगी, एफ ऑफ एन से बड़ी होगी। अब यहाँ पे एफ से, अच्छा ये अब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि पहले एफ ऑफ एन जो है वो राइट साइड पे लिखा हुआ था और लेफ्ट साइड पे टी ऑफ एन लिखा हुआ था। तो ये समझाने की गर्ज से आपको बात की जा रही है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है, हमने क्या बताया, एफ ऑफ बिग ओ है। तो इसका मतलब है कि एक खास वैल्यू के बाद आपके जी ऑफ एन की वैल्यू हमेशा ही जो है वो एफ ऑफ एन से बड़ी आएगी। बड़ी क्यों आएगी, क्योंकि हमने बिग ओ की नोटेशन इस्तेमाल की है, तो इसलिए लाजमी तौर पर ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी ही होगी। इसी को समझाने के लिए मैं आपको एक मैथ की इक्वेशन जो है वो लिखता हूँ, तो आपको उससे ये मजीद क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं इसे क्वेश्चन की बात करता हूँ, अब इस क्वेश्चन में हमने लिखा है 10 ग्रेटर देन x प्लस 3। अब अगर x प्लस 3 की हम बात करें तो अभी हमें ये पता ही नहीं है कि 10 ग्रेटर देन है कि नहीं है। उसकी रीज़न क्या, हमें x की वैल्यू का नहीं पता, लेकिन x की खास वैल्यू ऐसी आएगी, उसके बाद आपका ये वाला पोर्शन जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो हम कह देंगे कि x, इस नोटेशन को बल्कि मैं दोबारा चेंज करके ना यूं लिखता हूँ, यहाँ पे मुझे लेस देन का साइन यूज करना चाहिए, लेस देन का, ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि एक खास वैल्यू आएगी, उस एक खास वैल्यू x की खास वैल्यू के बाद जो है आपका 10 हमेशा ही जो है वो छोटा होगा। अब वो x की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे अगर मैं फर्ज करो कहता हूँ कि 2x की वैल्यू है, तो 2 प्लस 3 क्या है, 5। अभी इसका मतलब बात ठीक नहीं है। मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ x की वैल्यू 5 है, 5 प्लस 3, तो इसका मतलब है कि अभी भी ये वाली बात ठीक नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 8, 8 प्लस 3 11, इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी वैल्यू x की वैल्यू जब 11 के बाद कोई भी आ जाएगी तो वो लाजमी तौर पर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होगा, ये 10 से बड़ा ही आएगा। तो एक खास वैल्यू, उस खास वैल्यू के बाद आपका ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा बड़ा ही रहेगा 10 से। अब ये x की वैल्यू क्या आती है, ये डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन पे, आपने इक्वेशन क्या लिखी हुई है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी बात की जा रही है उस खास एक पॉइंट की, कि उस पॉइंट के बाद आपके g ऑफ n की वैल्यू जो है वो हमेशा ही बड़ी आएगी, ठीक है। और हमेशा बड़ी ही आएगी तो इसका मतलब क्या है, हम बिग O की बात कर रहे हैं। और जब इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, इस खास पॉइंट के बाद g ऑफ n की वैल्यू हमेशा छोटी ही आएगी। अब छोटी ही आएगी तो मतलब क्या आ रहा है, हम सिग्मा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सिग्मा का जो है वो सिंबल यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, थीटा, कि एक खास वैल्यू के बाद आपके एफ ऑफ एन की जो वैल्यू है वो जी ऑफ एन वन और जी ऑफ एन टू के दरमियान में ही हमेशा रहेगी। उससे पहले अगर आप देखें तो वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, आप किसी में भी देख लें,
उस पॉइंट से पहले जो है वो वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन उस खास पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यू हमेशा जो है हमने जो सिंपोटिक नोटेशन इस्तेमाल की है उसी के मुताबिक रहती है। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी, मैं थोड़ा सा उसको रिपीट करता हूँ। हम लोगों ने एक तो पढ़ा कि हमारे पास टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो रियल मशीन्स यूज़ नहीं करते, बल्कि जो है वो कुछ फर्जी मशीनें हैं जैसे रैम और पी रैम, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात हमने ये की कि टाइम और स्पेस के दरमियान ट्रेड ऑफ मौजूद होता है। तीर उसके बाद हमने ये वाली बात की कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए जो नंबर ऑफ यूनिट्स या जो यूनिट्स हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हम फिर सिंबोटिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बयान करने के लिए हम हमेशा जो है वो सिंबोटिक नोटेशंस का इस्तेमाल करते हैं।